नमस्कार दोस्तों। जो अभ्यर्थी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए एक महत्वपूर्ण हैंड रिटन नोट्स लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी में मदद कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एचयू एग्जाम 4 अक्टूबर 2026, टॉपिक सोशियोलॉजी, क्लास नंबर 1, हैंड रिटन नोट्स। सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं। हेल्थ सोशियोलॉजी के सिलेबस में टॉपिक नंबर 1 है स्वास्थ्य, जिसमें हमें पढ़ना है अर्थ, सैद्धांतिक आयाम, संघर्ष, प्रक्रियात्मक और अंतःक्रियावादी। दूसरा टॉपिक है भारत में स्वास्थ्य, जिसमें हमें पढ़ना है नगरीय एवं ग्रामीण अंतर, कुपोषण एवं गरीबी, स्वच्छता समस्याएं। टॉपिक नंबर 3 में हमको पढ़ना है जिसके अंतर्गत जो है स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य के सामाजिक कारक, आर्थिक परिस्थिति, अमीर बनाम गरीब, शिक्षा, व्यवसाय, लिंग एवं जाति, रहने की दशाएं, नगरीय बनाम ग्रामीण। टॉपिक नंबर 4 में स्वास्थ्य एवं संस्कृति, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है खान पान, स्वच्छता की आदतें, बीमारी के प्रति दृष्टिकोण, विश्वास एवं व्यवहार, बीमारी के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह, HIV एड्स, कैंसर इत्यादि। टॉपिक नंबर 5 स्वास्थ्य असमानताएं, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है वर्ग असमानता, लिंग असमानता, जाति असमानता, बीमारी संबंधी सरकारी योजनाएं, आयुष्मान भारत, NHRM इत्यादि। चलिए अब सबसे पहले हम टॉपिक नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। टॉपिक नंबर 1 में जैसा कि हमें पढ़ना है स्वास्थ्य के अर्थ क्या है, सैद्धांतिक आयाम क्या है, सैद्धांतिक आयाम के अंतर्गत संघर्ष, प्रक्रियात्मक और अंतरक्रियावाद दृष्टिकोण, भारत में स्वास्थ्य, ग्रामीण और शहरी अंतर, कुपोषण और गरीबी, स्वच्छता संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य का अर्थ स्वास्थ्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वस्थ, अर्थात जो स्वयं में स्थित हो। तात्पर्य यह है कि वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने मूल रूप में स्थित हो, स्वास्थ्य कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष होते हैं, एक व्यक्तिगत, दूसरा सामाजिक। जिस प्रकार व्यक्ति का सामाजिक जीवन महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार उसका व्यक्तिगत जीवन भी महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति को आरोग्यपूर्ण या स्वस्थ बने रहने के लिए दोनों पक्षों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार से पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्ष दृढ़ हो। स्वस्थ का मतलब है रोग मुक्त जीवन। स्वस्थता तन, मन और आत्मोत्साह के समन्वय का नाम है। जब शरीर, मन, इंद्रियां और आत्मा तन से ताल मिलाकर संतुलन में से कार्य करते हैं, तभी अच्छा स्वास्थ्य कहलाता है। अब दोस्तों हमें स्वास्थ्य की परिभाषा समझना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being and not merely an absence of diseases or infirmity। अर्थात स्वास्थ्य केवल रोग एवं शारीरिक दौर्बल्य से रहित होना मात्र नहीं है, वरन शारीरिक, मानसिक व सामाजिक साम्य की स्थिति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपरोक्त परिभाषा से हजारों वर्ष पूर्व आचार्य सुश्रुत ने स्वास्थ्य की एक अद्वितीय परिभाषा प्रदान की। वे कहते हैं सम दोष समानानिष्कृत्य समधातुमल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वस्थ इत भिधीयते। जिस पुरुष के दोष शारीरिक और मानसिक, सात धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मल, मूत्र, पुरुष, श्वेत तथा अग्नि व्यापार सम हो,
अर्थात विकार रहित हो तथा जिसकी इंद्रियां मन व आत्मा प्रसन्न हो वही स्वस्थ है, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। स्वास्थ्य के सैद्धांतिक आयाम। सैद्धांतिक आयाम में हमें संघर्ष और क्रियात्मकवादी और अंतःक्रियावादी पढ़ना है। नंबर 1 संघर्ष आयाम। स्वास्थ्य को असमानता, शक्ति और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा द्वारा आकृत देखा जाता है। बीमारी अधिकतर वंचित समूहों को प्रभावित करती है। वंचित समूह के जो वनरेबल सेक्शन है, सामाजिक अन्याय, गरीबी, शोषण से सेवाओं तक पहुंच की कमी पर केंद्रित है। उदाहरण, गरीब समुदाय में टीबी की दर अधिक होती है क्योंकि गरीब खराब आवास, देखभाल तक असमान पहुंच होती है। दूसरी है क्रियात्मकतावादी आयाम, जिसे हम बोलते हैं प्रकार्यात्मक आयाम। स्वास्थ्य को एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो समाज की स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखती है। संस्थाएं, परिवार, अस्पताल, कानून और कार्य कल्याण के लिए मिलकर काम करते हैं। स्वास्थ्य मानदंड, भूमिकाएं और मूल्य समाज के संचालन को बनाए रखते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अस्पताल, डॉक्टर और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मिलकर टीकाकरण को नियंत्रित करते हैं और रोगों की रोकथाम करते हैं। तीसरा आयाम है अंतःक्रियावादी आयाम। दैनिक अंतःक्रियाओं में व्यक्ति स्वास्थ्य और बीमारी को कैसे प्रभावित करते हैं इस पर केंद्रित। लक्षणों, उपचार और स्वस्थ होने की प्रक्रिया का सामाजिक रूप से निर्मित होता है। संचार भूमिकाएं और प्रतीकात्मक अर्थों पर विशेष बल देता है। उदाहरण के तौर पर एक छात्र परीक्षा से पहले तनाव महसूस करता है। मित्रों, परिवार और डॉक्टर की सलाह से वह समझता है कि तनाव क्या है और उसका उपचार कैसे किया जाए। अब हम तीनों आयाम को हम 60 में समझ लेते हैं। आधार क्या है? संघर्ष आयाम, क्रियात्मकतावादी आयाम, अंतःक्रियावादी आयाम। केंद्र बिंदु क्या है संघर्ष आयाम का? असमानता, शक्ति, अन्याय। क्रियात्मकतावादी आयाम का केंद्र बिंदु क्या है? स्थिरता, व्यवस्था, एकीकरण। अंतःक्रियावादी आयाम का क्या है? अर्थ निर्माण, अंतःक्रिया, व्याख्या। समाज की दृष्टि से संघर्ष आयाम का संसाधनों का असमान वितरण, संघर्ष और असमानता द्वारा संचालित। क्रियात्मकतावादी आयाम का आपस में जुड़े भागों की एक प्रणाली जो मिलकर कार्य करती है। अंतःक्रियावादी आयाम का व्यक्तियों सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से वास्तविकता का निर्माण करती है। रोग का कारण संघर्ष आयाम में गरीबी, भेदभाव, शोषण, असमानता, असमान पहुंच। क्रियात्मकतावादी आयाम में सामाजिक संस्थाओं, मानदंडों में कर्महीनता। और अंतःवादी क्रियायाम में लोग स्वास्थ्य स्थितियों की व्याख्या और उन पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। समाधान क्या है? संघर्ष आयाम में सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन, असमानता हटाएं और कमजोरों को सशक्त बनाएं। क्रियात्मकतावादी आयाम में संस्थाओं को सुदृढ़ करना, मानदंडों को बनाए रखना, सामाजिक संतुलन को बढ़ावा देना। और अंतःक्रियावादी आयाम में कैसे समाधान हो सकता है? संचार में सुधार, भूमिकाओं की समझ और साझा विकास। उदाहरण के तौर पर संघर्ष आयाम में गरीब महिलाओं में मातृ मृत्यु दर उच्च होना। और क्रियात्मकतावादी आयाम में स्कूलों में टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाना। और अंतःक्रियावादी आयाम में लोग किसी को मानसिक रूप से बीमार कहकर लेबल लगाते हैं और उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं। स्टिग्मा जैसे HIV, एड्स, हेल्थ बिलीव्स। फाइनली हम कह सकते हैं ये 3 आयाम हमें स्वस्थ की शक्ति की संरचनाओं, संघर्ष, सामाजिक प्रणालियों, क्रियात्मकतावादी और दैनिक अंतःक्रियावादी के विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने में सहायता करते हैं। प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक। प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टाइनर। इन्होंने प्रक्रियात्मक आधार पर रक्त का वर्गीकरण किया। उन्होंने बताया कि रक्त समूह केवल एक नाम नहीं है, बल्कि उनका कार्य शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को यह पहचान देना है कि कौन सा रक्त अपना है और कौन सा बाहरी। SR बीनर। इन्होंने प्रक्रियात्मक
आनुवंशिकी पर काम किया और बताया कि कैसे आरएच एंटीजन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाकर रक्षात्मक कार्य करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, हालांकि ये समाजशास्त्री थे लेकिन प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के जनक माने जाते हैं। ये प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के जनक माने जाते हैं। इन्होंने सावी सादृश ऑर्गेनिक एनालॉगी का सिद्धांत दिया, जो यह समझने में मदद करता है कि शरीर के अलग अलग हिस्से जैसे रक्त समूह पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कैसे काम करते हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि समाज एक मशीन की तरह है और स्वास्थ्य उसका ईंधन है। यदि लोग बीमार होंगे तो समाज पटरी से उतर जाएगा। प्रकार्यवादियों के अनुसार समाज एक जीवित शरीर की तरह है। जैसे शरीर का हर अंग, दिल, फेफड़े जीवित रहने के लिए जरूरी है, वैसे ही समाज की संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य जीवंत रखती है। संतुलन, समाज एक मशीन की तरह है और स्वास्थ्य उसका ईंधन है। यदि लोग बीमार होंगे तो समाज पटरी से उतर जाएगा। बीमारी को एक प्रकार की सामाजिक विकृति, सोशल डिवियंस माना जाता है। समाज के सुचारू संचालन में बाधा है जो कि। अब हम लोग टालकट पार्सन का रोगी भूमिका पढ़ेंगे। टालकट पार्सन ने 1951 में एक पुस्तक दी। एक पुस्तक में बताया द सोशल सिस्टम में तर्क दिया, जो उनकी पुस्तक है, कि बीमारी केवल शरीर की समस्या नहीं बल्कि एक अक्षम सामाजिक स्थिति है। कौन सी बुक है? द सोशल सिस्टम। रोगी के अधिकार, संरचनात्मक कार्यात्मकतावाद, समान भूमिकाओं से छूट, स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं। ऑब्लिगेशन, बाध्यताएं क्या है? मस्ट सीक प्रोफेशनल हेल्प, मतलब जरूरत है एक प्रोफेशनल हेल्प की। डिजायर टू गेट वेल, और इच्छाएं होनी चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। नंबर 2 है चिकित्सा की द्वारपाल भूमिका, यानी कि गेटकीपर की भूमिका। तीसरा है स्वास्थ्य में सेवाओं का सामाजिक प्रकार, सामाजिक एकीकरण। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया, क्रोनिक बीमारियों पर लागू नहीं, जैसे कैंसर। वर्गीय अंतर, डॉक्टर की सत्ता। संघर्षवादी दृष्टिकोण, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शक्ति और पूंजी के चश्मे से देखता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शक्ति और पूंजी के चश्मे से देखता है। प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स, इनके अनुयायी रक्त समूहों के वितरण को वर्ग और नस्ल के आधार पर संसाधनों का वितरण जोड़कर देखते हैं। लुडविग गम्पलोविच, इन्होंने नस्लीय संघर्ष का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार कुछ खास रक्त समूहों का किसी विशेष क्षेत्र या नस्ल से अधिक होना समूहों के बीच संघर्ष और प्रभुत्व का आधार बना। रैमसे मुयर, इन्होंने जैव सामाजिक संघर्षों पर चर्चा की, जहां रक्त की शुद्धता के विचार ने समाज में ऊंच नीच और संघर्ष को जन्म दिया। अब आर्थिक समानता और स्वास्थ्य, बीमारी केवल बैक्टीरिया से नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति से तय होती है। टीबी, कुपोषण गरीब वर्ग में होता ज्यादा, मोटापा उच्च वर्ग में होता है। चिकित्सा का व्यवसायीकरण, चिकित्सा की सत्ता और शक्ति, पूंजीवाद और श्रमिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवाओं का दोहरीकरण, सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता। अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण या सूक्ष्म स्तर का दृष्टिकोण, प्रमुख विचारक हैं इसके जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की नींव रखी। इनके अनुसार रक्त समूह केवल खून का प्रकार नहीं है बल्कि एक सामाजिक प्रतीक है जो व्यक्ति की आत्म पहचान को प्रभावित करती है। हर्बर्ट ब्लूमर, इन्होंने मीड के विचारों को आगे बढ़ाया। लोग रक्त समूह के प्रति वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा अर्थ हुए उसके साथ जोड़ते हैं, जैसे जापान में ब्लड टाइप को व्यक्तित्व स्वभाव से जोड़कर देखना। एरविंग गोफमैन, इन्होंने स्टिग्मा कलंक का सिद्धांत दिया। यदि किसी रक्त समूह को किसी बीमारी जैसे हीमोफीलिया या आरएच असंगति से जोड़ा जाए तो व्यक्ति समाज में अपनी पहचान को कैसे मैनेज करता है, या गोफमैन का अध्ययन का विषय है। हावर्ड बेकर, इन्होंने लेबलिंग थ्योरी प्रस्तुत की। जब समाज किसी ब्लड ग्रुप में दुर्लभ या बीमार का लेबल देता है तो व्यक्ति का व्यवहार और समाज उसके विरुद्ध दृष्टिकोण बदल जाता है। सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण, यह सिद्धांत व्यक्तिगत अनुभव पर ध्यान देता है। बीमारी का सामाजिक निर्माण, समय के साथ बदलाव, समलैंगिकता, व्यवहार का चिकित्सीकरण, अल्कोहलिज्म।
भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। ग्रामीण स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा 3 स्तरों पे। नंबर 1 है उपकेंद्र सब सेंटर। देश में कुल 1,69,615 उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी कितने हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 24,935 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सक्रिय हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सीएचसी कितने हैं? ग्रामीण भारत में 5,480 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 86% ग्रामीण मरीज इलाज के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हैं। WHO के अनुसार 1000 आबादी पर एक डॉक्टर। पीएचसी में एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 2005 के 20,308 से बढ़कर 2023 में 30,640 लगभग 51% की वृद्धि 2003 में 30,640 लगभग 51। पीएचसी के पीएचसी में एलोपैथिक डॉक्टरों की संख्या 2005 के 20,008 से बढ़कर 3 में 30,640। शायद यहाँ डाटा फिक्स है। ये 2010 की बात होनी। इतने 51% की वृद्धि हुई। बीमा और वित्तीय सुरक्षा। आयुष्मान भारत का विस्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य बीमा का कवरेज 12.9 से बढ़कर 45.5 हो गया। ग्रामीण भारत में प्रति अस्पताल भर्ती का औसत खर्च 2017 के 16,676 से बढ़कर 2025 में 31,484 लगभग 89% की वृद्धि हो गया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में संस्थागत परसों 56% से बढ़कर के 69.2% हो गया। संस्थागत परसों का मतलब हो गया पहले लोगों के बच्चे घर पे पैदा होते थे, अब संस्था मतलब अस्पताल में पैदा हो रहे हैं। मातृ मृत्यु दर एमएमआर क्या? भारत के एमएमआर में 1990 के दशक से 83% की भारी गिरावट आई है, जो अब 97 प्रति लाख जीवित जंतु। मातृ मृत्यु एमआर का मतलब एमएमआर का मतलब मातृ मृत्यु दर 97 प्रति लाख जीवित जंतु पर हो गया है। शिशु मृत्यु दर IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, इसका मतलब यह 58 से घटकर 33 प्रति 1000 जीवित जंतु पर आ गई है। आशा ग्रामीण महिलाओं को अस्पताल तक ले जाने का कार्य करते हैं। हैजा, टाइफाइड और डायरिया मानसून के दौरान ग्रामीण भारत में व्यापक रूप से फैलते हैं। सारी स्वास्थ्य चुनौतियां क्या हैं? जैसे डायबिटीज, बीपी। नवीनतम आंकड़े NHFS 5 और इवन हैबिटेट 2024 के अनुसार जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, झुग्गी बस्तियों में दयनीय स्थिति। भारत के लगभग 26 से 30% शहरी आबादी झुग्गियों में रहती है। टीबी के मामले 25 गुना अधिक। 41% बच्चे 5 साल से कम जो कि नाटे हैं। द लाइसेंस 2024 के अनुसार भारत में शहरी प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 1.2 मिलियन अकाल मौतें होती हैं। सांस संबंधी बीमारियां। अस्थमा के मामलों में पिछले 1 दशक में 15% की वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र में 72% लोग इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर हैं। 48% शहरी आबादी के पास अभी कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। शहरी क्षेत्र में हर 50,000 की आबादी पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह 80,000 से 1 लाख आबादी पर एक है। शहर में डिप्रेशन, एंजाइटी के मामले ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2 गुना अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025, इसमें 123 देश शामिल हुए। 2 NGO जिन्होंने इसे जारी किया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जर्मनी एवं वेस्ट हंगर हेल्प आयरलैंड द्वारा जारी की जाती है। इसे शीर्ष 3 देश आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, ये शीर्ष 3 देश हैं। और 102 रैंक भारत का है, जिसका स्कोर 25.8 है, गंभीर वर्ग में आता है, यानी यहाँ भुखमरी गंभीर रूप में है। 2024 में भारत का रैंक 105 था। 4 संकेतों के आधार पर, यानी कि 2000 अगर स्टेटमेंट में आता है कि भारत का 2024 की तुलना में 2025 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में परफॉर्मेंस अच्छा था, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यह 4 संकेतकों के आधार पे देता है। नंबर 1 अल्पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर। इस प्रकार आपका ये लेक्चर नंबर 1 खत्म हुआ। जल्दी ही लेक्चर नंबर 2 दूसरा लेकर आऊंगा। धन्यवाद।